सो सेकेंड ईयर एमसीक्यूज़ के अंदर 2010 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन सर्किट्स कंटेनिंग, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं उन सर्किट्स में जो कि क्या हो, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है डीसी अलोन, सिर्फ डायरेक्ट करंट इस्तेमाल हो रहा है, एसी अलोन सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल हो रहा है, बोथ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, और नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग जिसमें होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में एक वायर यानी कि प्राइमरी वायर के अंदर होने वाले करंट की चेंज की वजह से दूसरे वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द सेकेंडरी कॉइल। डीसी जो है डायरेक्ट करंट, उसकी उसमें कोई फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होता है। तो अगर वो कांस्टेंट होगा तो ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर करंट चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो याद रखिए, ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट करंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ऑल्टरनेट करंट वाले सर्किट्स हैं उन्हीं में ट्रांसफार्मर का फ़ायदा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ही ऑल्टरनेट होगा, और अगर करंट ऑल्टरनेट होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं। 16 द मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशनल EMF। जो इंड्यूस होता है वो इनमें किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, याद रखिए वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे करंट डिपेंड करता है, ना कि EMF, ठीक है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा मोशनल EMF उतना ज़्यादा बनेगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतना मोशनल EMF ज़्यादा बनेगा, टाइम जितना ज़्यादा गुजरेगा मोशनल EMF ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को तो अफेक्ट कर सकती है, EMF को नहीं। नंबर 3, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय। ठीक है जी, ये ट्रांसफार्मर्स का टॉपिक है जिसमें मैंने बताया था कि हम क्यों उसमें लेमिनेशन करते हैं। तो याद रखिए वो लेमिनेशन की जाती है जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू एडी करंट्स। जो एडी करंट्स हैं, जो कि अनडिजायरेबल करंट्स हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं कोर में, और वो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को कम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करके रखते हैं ताकि ये जो अनडिजायरेबल करंट है ये प्रोड्यूस ना हो। नंबर 9, टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, नन ऑफ दीज। याद रखिए जो चार्जेस में होता है उसका ऑपोजिट करंट में होता है, यानी कि हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा करंट की सूरत में। यानी कि आप याद रखिए जब भी दो वायर्स हैं फॉर एग्जांपल जिनमें करंट सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया दोनों फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस नतीजे में आप देखेंगे ये जो दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से आप देखेंगे कि वायर्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, सेम वाले। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं वो वायर्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। जब भी आप कंफ्यूज हो तो इस फिगर को याद रखिए, सेम वाले। और फिर एक बात तो ये है कि आप फिगर से याद रखो, इन फिगर्स को अपने जहन में छाप लो बिल्कुल, कि भाई बात यह है कि सेम डायरेक्शन वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नहीं तो चार्जेस वाली बात तो पता होगी ना, बस उसका ऑपोजिट कर लो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फ्री पैरेलल वायर्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 14, if the number of turns in a coil is doubled, its self inductance will become। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को डबल कर दें तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी डबल हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जो स्टडी करते हैं ना दो फॉर्मूलों को कंपेयर करके, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्न्स का आंसर आपको मिलता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो एक तरफ से हमें फैराडेज लॉ का आंसर मिल गया, एक तरफ से हमें सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक मिल गया, वहाँ से ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमें मिलेगा कि एन डेल्टा फाई जो है वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एन डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा एल, एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इनटू डेल्टा आई, ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू मालूम करनी है एल की, तो डेल्टा इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बहरहाल अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे, बढ़ाएंगे, तो यकीनन सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको बताया सेकेंड आंसर है डबल्ड।
नंबर 3, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिसमें एक कॉइल में चेंज होने वाला करंट बराबर में रखे हुए या करीब में रखे हुए किसी दूसरे कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और ऐसा होता है ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर्स के अंदर ही दो कॉइल्स लगे होते हैं, सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी के अंदर करंट चेंज होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जबकि बाकी जो कुछ नज़र आ रहे हैं, एसी जनरेटर का काम म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रेक्टिफायर जो है वो रेक्टिफाई कर रहा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और डायनामो इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड 8। जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, तो अपने अराउंड वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, तो याद रखिए प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट या चार्ज से कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज हो इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और करंट फ्लो करता है। तो बोथ नहीं है, और फिलहाल फर्स्ट अ मैग्नेटिक फील्ड देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। तो 2013 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, लेंज़ेस लॉ, कूलम्स लॉ या एम्पियर्स लॉ। सो द राइट आंसर इज लेंज़ेस लॉ। तो लेंस के मुताबिक जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपने उस कॉज की ही मुखालफत करता है जिस कॉज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी लॉ की वजह से, यानी कि लेंस के लॉ की वजह से ही हमारा जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं माइनस का साइन। अदरवाइज हम माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। सो नंबर 3, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में होने वाले करंट के चेंज की वजह से एक और उसके करीब रखे हुए किसी दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस किस्म के इंडक्शन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ऐसा होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स लगे होते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। तो जो चेंज आता है प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट का, उसी के लिहाज से ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सो द राइट आंसर इज ट्रांसफार्मर। नंबर 6, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर, तो स्लिप रिंग को रिप्लेस किससे कराते हैं? तो देखो स्लिप रिंग जो है ना, बेसिकली कंप्लीट एक रिंग होता है, और इसी वजह से उसके कंप्लीट रोटेट होने की वजह से आप देखते हैं तो वो जो साइकिल है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो जब हम चाहते हैं कि हम बनाएं डायरेक्ट करंट जनरेटर, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये मतलब अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज ना करे करंट, यानी कि अगर पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव ही रहे, इस तरीके से करंट फ्लो करता रहे। तो इसके लिए हम लोग ये जो रिंग लगाते हैं, वो रिंग बेसिकली दरमियान से स्प्लिट हुआ होता है। यानी कि आप देखोगे ना तो उस रिंग के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट जो है वो इस किस्म का होगा, और जो निचला पार्ट होगा वो हमें कुछ इस किस्म का नज़र आएगा, और इस किस्म के रिंग को कहते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है आ स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग को रिप्लेस कराते हैं स्प्लिट रिंग से। Number 9, when an AC generator is converted into DC generator, slip ring is replaced by। ठीक है ना, स्लिप रिंग की जगह पे क्या चीज़ आती है? क्या डायनामो? नो, डायनामो तो एक्चुअली एक एसी जनरेटर ही है। फील्ड कॉइल? नो, फील्ड कॉइल भी नहीं, इंडक्टर भी नहीं। याद रखना होगा, स्लिप रिंग को हम रिप्लेस कराते हैं स्प्लिट रिंग से। ठीक है ना, एसी जनरेटर के अंदर जो रिंग होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसी वजह से जो करंट है अपनी डायरेक्शन बदल देता है। जबकि जब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर के अंदर जो रिंग होता है वो बीच में से स्प्लिट हुआ हुआ होता है। इसी वजह से कनेक्शन ब्रेक होता है और पोलैरिटी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, स्प्लिट होता है, दरमियान में से इसमें गैप होता है इन डीसी जनरेटर। 10, द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है ना, एक न्यूट्रॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ कैसे होगा? देखो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये चलो अगर इस तरह से अप्लाई कर भी दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आता है चार्ज
मूव कैसे कर रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, और फिर आता है क्यू वी बी साइन थीटा के। तो बात यह है कि अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, बट क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रॉन की तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी ही नहीं। तो न्यूट्रॉन का पाथ अगर वो चाहे जैसे भी मूव कर ले ना मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा होता है एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करने की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो। Now question number 11. If the number of turns in a coil is doubled, self inductance will become. अगर नंबर ऑफ कॉइल जो है वो किसी भी कॉइल के अंदर हम डबल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस पे। यानी कि हमें रिलेशन किस चीज़ का चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान में। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है, जिसके मुताबिक ईएमएफ बराबर होता है, ठीक है, माइनस एन। और क्या टर्म आती है हमारे पास फैराडेज लॉ के मुताबिक, फैराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास आंसर आता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, ये वाला हमारे पास आंसर आता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जबकि वो फार्मूला जिसमें आ रहा हो सेल्फ इंडक्टेंस, उसके लिए फार्मूला बनता है ईएमएफ बराबर होता है, नेगेटिव साइन तो होता ही है, फिर हमारे पास आती है सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस के पास आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि डेल्टा आई ओवर ये है डेल्टा आई, और डिवाइड में वही आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। और फिर अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो, बाकी जब याद हो जाए तो फिर डायरेक्ट जाहिर सी बातें लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर कराएंगे तो फिर ई बराबर आएगा ई के, जैसी कंपैरिजन होगा नेगेटिव साइन कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एन डेल्टा फाई। एक्चुअली शो किसको कर रहा है, एन डेल्टा फाई बराबर है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एल और डेल्टा आई के, ठीक है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो इनका रिलेशन है वो बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट और लीनियर रिलेशन है। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे डबल कर दूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो यकीनन जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी कितनी हो जानी चाहिए, वो भी होनी चाहिए डबल। सो द राइट आंसर इज डबल्ड। Now 17. When an electron moves in a magnetic field with velocity v, the magnetic force acting on it is perpendicular to, जो फोर्स अप्लाई होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी। तो भाई आपको रूल तो पता ही है कि फोर्स हमेशा इस्तेमाल होती है इन दोनों के थर्ड एक्सिस के अंदर। जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q, यानी कि कितना ही चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन है जो भी, चलो E के लिए E लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है V क्रॉस B, यानी कि दो चीज़ों का जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट पता कर रहे हैं वो है चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी B, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा थर्ड एक्सिस के अंदर आता है, तो इसका मतलब वो जो फोर्स एक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर होगी दोनों के, और दोनों का मतलब हो गया बोथ V एंड B। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी याद रखना है या लेफ्ट हैंड रूल से भी याद रखना है, दोनों सूरतों में आप फाइंड कर सकते हो कि जो फोर्स है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो मोशन में आती है, मतलब ये कि उस मशीन में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगी। तो पहचान लेते हैं जनरेटर, जनरेटर किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो याद रखो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ ईएमएफ को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। अच्छा ट्रांजिस्टर की भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बात यह कि इलेक्ट्रिक मोटर ही ऐसी डिवाइस है कि जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, जो उसका कॉइल है वो रोटेट होता है। सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन में ही आता है ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। Question number 3. This force is experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. तो ये तो फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पेपर में आता भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फोर्स जो कि अप्लाई होती है कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दैट इज F बराबर होता है आई एल बी के, ठीक है ना, एल क्रॉस बी। तो ये जो
वो मिसप्रिंट हुआ था 10 ईयर के अंदर, तो यही ऑप्शन था, उसमें दोनों को उन्होंने आई से ही शो कर दिया था। तो सही आंसर होगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है ना, यही एक फार्मूला है जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल हो रही है और करंट इस्तेमाल हो रही है। और याद भी रख सकते हो कि जो फोर्स का फार्मूला है वो बी आई एल साइन थीटा है, बिल साइन थीटा। सो ये जो फर्स्ट है हमारा यही करेक्ट है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है एक कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि हमें जो काम करना है वो हमें काम करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, और वो भी जब कोई कंडक्टर मूव करता है जिसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वी बी एल साइन थीटा। v होती है वेलोसिटी जिससे कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b, l होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है परपेंडिकुलर है, साइन 91 हो जाएगा। यानी कि जो हमें काम करना है वो इस फॉर्मूले पे करना है, ईएमएफ बराबर है वी बी एल। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेंथ भी कंडक्टर की चेंज नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो याद रखो जब स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है, इंक्रीजेस। 19, if the conventional electric current is flowing from top to bottom in a wire, then the direction of magnetic lines of induction। ठीक है, अगर एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं और वो वायर के अंदर, फॉर एग्जांपल एक वायर के अंदर फ्लो कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अगर टॉप टू बॉटम फ्लो कर रही है, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, तो भाई इस्तेमाल करना होगा राइट हैंड रूल। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें और ऐसे होल्ड करें कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, यानी कि डाउनवर्ड हो। तो आप देखेंगे कि फिंगर्स का कर्ल किस तरफ है, तो फिंगर्स के कर्ल को देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि फिंगर्स का जो कर्ल है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। जो आपको फिंगर्स नज़र आएंगी वो अपनी क्लॉकवाइज में नज़र आएंगी। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि आप देखोगे तो आपको कुछ इस किस्म की यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, यानी कि आपकी फिंगर्स ऐसे घूम रही होंगी। 2018 का पहला जो न्यूमेरिकल है वो है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं एज अ डिवाइस, वो क्या है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट लो ईएमएफ टू हाई ईएमएफ, यानी कि स्टेप अप कर सकते हैं हम ईएमएफ को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसके लिए हम दो कॉइल इस्तेमाल करते हैं। और दो कॉइल इस्तेमाल करने में जो इंडक्शन इस्तेमाल होती है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसी जनरेटर का काम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट। जबकि रेक्टिफायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका काम होता है टू रेक्टिफाई, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। और इसी तरीके से डायनमो इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर, तो उधर तो सवाल ही नहीं है म्यूचुअल इंडक्शन का। सो वाहिद जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ट्रांसफार्मर का। टेस्ला इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर हमें टेस्ला, टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है, याद रखिए टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। सो टेस्ला का फॉर्मूला जैसे हम मालूम करेंगे तो टेस्ला का जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो चार्ज जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि जो फॉर्मूला बनता है बी का मैग्नेटिक फील्ड का जिसका टेस्ला यूनिट है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, इस तरीके से जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब देख लो किससे मैच कर रहा है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ऊपर तो आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसी तरीके से यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब सबसे पहले देख लो क्या ये ऑप्शन कहीं पे लिखे हुए, नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं वो एम्पियर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कूलम पर सेकेंड एक्चुअली बराबर होता है एम्पियर के, तो अगर इसी यूनिट को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे तो ऊपर तो आएगा न्यूटन, बाकी कूलम पर सेकेंड की जगह पर हम लिख सकते हैं एम्पियर, और एम्पियर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन को मैच करो, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जो कि ये वाला ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला। सो टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के।
नंबर 7, द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। अगर कोई न्यूट्रॉन मूव करता है परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड के, तो देख लेते हैं उसका पाथ कैसा होगा। देखो वैसे जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है F इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होता है, F इज इक्वल टू क्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी, और फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर साथ में आता है साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको जो है वो दिया गया है कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो साइन थीटा का मतलब तो हो जाएगा साइन 90। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे देखोगे ना, बात हो रही है न्यूट्रॉन की, एंड बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो Q बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, और अगर Q ज़ीरो के बराबर होगा देन फोर्स भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स अप्लाई होती है तो उन पार्टिकल्स पे होती है जो कि होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। नंबर 12, नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज टू मिनिमाइज। क्यों की जाती है नॉन इंडक्टिव कॉइल की जो वायरिंग होती है इन रेजिस्टेंस बॉक्स, तो याद रखिए वो इस वजह से की जाती है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना करे, और वो भी कौन सा इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि मिनिमाइज कर लें किसी तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स की सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को, इसी वजह से कॉइल को नॉन इंडक्टिव बनाया जाता है, और ये टॉपिक आपको मिल सकता है इन सेल्फ इंडक्टेंस।